क्या आप चाहते हैं कि मैं टीवी प्रोग्राम में जजेस की रिश्तेदारियां भी बताऊं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं इनको सवाल की तरफ जी, कि अगर ये अच्छा पढ़ेंगे तो जज बन सकते हैं, लेकिन तरीका आप बता दें। जी, मेरी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से ये रिक्वेस्ट है कि वो बताएं कि 18th अमेंडमेंट जो है वो कितनी बड़ी है और जो इसमें मुतनाज़ शिकें हैं उनका वॉल्यूम कितना है, और उनको पॉइंट आउट तो करें कि वो कौन कौन सी मुतनाज़ शिकें हैं जिन पे पेंडिंग मैटर जो है वो कोर्ट्स के सामने पेंडिंग है और जिस पे कौम जो है वो ओपिनियन देखना चाहती है। जुडिशरी जो है वो पूरी 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है या फिर कोई चंद जो पॉइंट्स हैं, अगर वो चंद पॉइंट्स हैं तो वो काइंडली जो है वो हाउस के सामने हमारे सामने रखें। देखिए, हम सब कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में इलेक्शन साफ़ नहीं होते, किसी हद तक ये बात भी दुरुस्त है। जिनको हम कहते हैं ना जी कि बहुत अच्छे साफ़ सुथरे इलेक्शन हुए हैं, उसमें सिर्फ 20% गंदगी नहीं होती है, बाकी जो इलेक्शन है वो उसमें 50% गंदगी होती है। मरे हुए वोटर बने हुए हैं, वो चला रहे हैं जेली, और सरकार नामदार के अफसरान बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब ज़रूरत ये थी कि इलेक्शन कमीशन को आर्गूमेंट किया जाता, उसको ऑटोनॉमी दी जाती, उसमें और अच्छे ताकतवर लोग इंजेक्ट किए जाते ताकि वो किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी सदर के टेलीफोन और उसके मोहताज ना रहें। टू हेल वो कहें कि नहीं हमने ये करना है, ये आइन का तकाजा है। तरीका ये होता है, आइन अमेंड करना है, कहाँ जल्दी है। आपने सेलेक्ट कमेटी या कोई 28 आदमी बिठा दिए 18 करोड़ में से, ठीक है, आपने प्रपोज की 18वीं तरमीम, उसको सर्कुलेट करो, अखबारों में आए, मीडिया में आए, उस पर एक एक आर्टिकल मीडिया में डिस्कस हो, आपकी राय जाए, मेरी इनपुट जाए, बार एसोसिएशनों की इनपुट जाए, बार काउंसिलों की जाए। नहीं किया ये। 73 में जब नया तरीक़ेकार ले डाउन हो रहा था आइन में, और मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा थे, वो समझदार थे, उन्होंने जजों से पूछा, चीफ जस्टिस से, कि हजूर आपकी अगर इम्पीचमेंट करनी है तो पार्लियामेंट करे या क्या तरीक़ेकार रखे। जजेस ने कहा नहीं, पार्लियामेंट नहीं करेगी, जैसे इंडिया में है। इंडिया में अगर एक जज को निकालना है तो वहाँ पार्लियामेंट इम्पीच करती है, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, चार्जेस लगेंगे, शहादतें होंगी, और फिर वो फैसला करेंगे 3/4 मेजॉरिटी से। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं क्या वो नॉर्मल हैं। एक और क्वेश्चन है जी, अनवार अख्तर एडवोकेट साहब। सर, आई ऑब्जर्व वन थिंग, व्हाई द पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन जुडिशरी? आई थिंक व्हाई द लाइट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वायलेंस एंड ब्रेकिंग लॉज? लेट्स सपोज मिनिस्टर ऑफ लॉ बाबर अवान, सर, he is not obeying the Supreme Court and favouring the Zardari in case of NRO. But in Musharraf reign, all the lights were against the NRO. Why is this so? जी, आर्टिकल 63A में जो 18th अमेंडमेंट के ज़रिए तरमीम की गई है, उसमें पहले होता था कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन होता था वो उसी में से एक हेड बन जाता था पार्टी का। अब जो है वो पार्टी हेड को जो है वो हेड बना दिया। अब पार्टी हेड ने जो कहना है वही काम जो है पार्लियामेंट ने करना है, वही एग्जेक्टिव ने करना है, और वही उस पार्टी के जो है वो वर्कर्स ने करना है। तो ये जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि बाबर अवान साहब जो हैं दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं और कुछ और वकला उधर नज़र आ रहे हैं, वो मुट्ठी भर हैं, वो चंद नाम हैं, और बल्कि ऐसे नाम जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो तो उस सतर में जो है उधर देखना अपने आप को पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी हैं, बड़ी बड़ी फ़ीसें रिफ्यूज़ कर दी हैं, और उन्होंने जो है वो अबांगे दोहल जो है मीडिया के ऊपर आकर भी अपना मौक़िफ़ दिया है। जी, हमारा अगला सवाल है जी। मेरा क्वेश्चन है मोहतरम मेहमानों से कि जब अदलिया आज़ाद है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो जब भी कोई सदारत की कुर्सी पे आता है तो क्यों उसके ऐब छुप जाते हैं, और जब कोई सदारत की कुर्सी से उठता है तो उसके ख़िलाफ़ हज़ारों मुकदमे सामने आ जाते हैं? ऐसा क्यों है? क्या अदलिया में इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे सदूर के या फिर
जो वज़ीर आज़म हैं उनके गिरेबानों तक हाथ डाल सके और उनको अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर सके और उनसे पूछ सके कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। भंडारी साहब, ताकत का मसला है, इख्तियार का मसला है, ये कानून भी बात असल में ये है, देखिए ना, अगर आप देखें कि एक लेजिस्लेटिव विंग है जिसको हम मुकन्ना कहते हैं, और ज़रा पहले जाएं तो फिर स्टेट ऑफ नेचर में तो ताकतवर आदमी के पास सब इख्तियार था, एग्जेक्टिव भी वही था, लॉ भी वही बनाता था, बादशाह में भी यही होता है, वो बादशाह जो है वो चीफ जस्टिस भी होता है, इसको फाइल लगा दो, वो लग गया, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। तो फिर इंसान ने सोचा कि यार ये तो बड़ा जुल्म है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी वहाँ ये जुल्म होते रहेंगे, ये ज़्यादतियाँ होंगी, करप्शन होएगी। फिर थेरी निकली सेपरेशन ऑफ पावर की, मुकन्ना को अलहदा कर दिया। इंतज़ामिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंतज़ामिया जो है वो मुकन्ना की मोहताज भी नहीं है। प्रेसिडेंट ओबामा जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसकी अक्सरियत हो, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि जो एग्जेक्टिव मौजूद आती है मर्ज़ वजूद में, वो पार्लियामेंट से आती है और वो आंसरेबल टू पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट आंसरेबल है लोगों को। लिहाजा एक ये फिक्शन थ्योरी ये है कि जी हम चूँकि 17 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, लिहाजा हम जो मर्ज़ी करते थे, बम चलाएँ, ये करें, वो करें, रिश्वत लें, हमें पूछने वाला कोई। शफात साहब, बात वो जो चल रही है कि तो अदलिया आज़ाद है हमारी। आजकल की अदलिया पे मैं रहा हूँ जज, मैं इनका साथी भी हूँ, मुझे फ़ख्र रहा है। अब मैं गिन के कह सकता हूँ, हल्फन कह सकता हूँ कि इनमें शायद ही कोई आदमी हो जिनके ऊपर अलाइश का कोई धब्बा मैं पॉइंट आउट कर सकता। चलिए शफात साहब, ये बताइएगा कि अभी जो बात हो रही थी कि ख़ास तौर पर वो बात हो रही थी कि सियासतदान जब इक़्तिदार में हों तो वो बहुत कुछ होते हैं, जब बाहर निकलते तो मुकदमे बन जाते हैं। अव्वल तो मशवरा ये है कि ऐसे काम ना किया करें, लेकिन ये वजूहात क्या है? और उसके बाद अदलिया की तरफ भी, अदलिया की हवाले से भी नज़रें आपके ऊपर आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल रहा हूँ, कोई मुकदमा अभी तक नहीं बना ना ही कोई ऑब्जेक्शन है उस पर। मैं ये बच्ची की बात को ज़रूर, वो मेरे ख्याल में उसका पॉइंट यही था इनका कि जो इस्तिस्ना हासिल है, जो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को, वो ज़ाहिरी बात है एक आइन में दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है सब समझते होंगे कि इस तरह की जो इम्यूनिटी है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे जिस तरह ये बुक पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये तब्दीली भी इनको लानी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम की रूह के मुताबिक तो ना उनको इम्यूनिटी किसी को भी हासिल हो सकती है, और ना ये जो सज़ाएँ माफ़ करने वाली बात है ये भी किसी को हक़ दिया जा सकता है। लेकिन ये बातें चल रही हैं। इस दफ़ा 18th अमेंडमेंट में भी इस इशू को नहीं छेड़ा गया क्योंकि सबके इंटरेस्ट थे, और मेजॉरिटी पार्टी के ही जब प्रेसिडेंट हों तो किस तरह पावर्स वापस ली जा सकती हैं। तो इस इशू पर जब तक ज़ोर नहीं दिया जाएगा, जब तक हम अपने आप को दूसरी मिसालें, जिस तरह इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी कि काफरों की मिसालें मत दें इंडिया की या अमेरिका की, हमारे पास अपनी मिसालें हैं, हमारे मज़हब में हमारे खुलफाए राशिदीन की ऐसी मिसालें हैं जिनको हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ बिगाड़ ही सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि जो हम अपने आप को भूल कर हम दूसरों को देखना शुरू कर दिया। जी, एक और क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है मौजूद मेहमानों से कि क्या सारी तवक्कुआत अवाम से ही हैं, या कि जो सियासतदान मुंतखब होकर ईवानों में बैठे हैं, या जो हमारी अदलिया है वो भी आ जा के अवाम से ही तवक्कुआत रखती है या वकला से रखती है, बिलखसूस जूनियर वकला से। हम तो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, और मेरा ख्याल है कि अवाम ने भी हमेशा अपना रोल प्ले किया है। रूलिंग एलीट पे क्वेश्चन कि क्या इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया है, और क्या अवाम के लिए कोई दावा किया है, या एक आने वाले किसी और एनआरओ को छुपाने के लिए ये मौजूदा एनआरओ का इशू छेड़ा गया है कि जो मौजूदा करप्शन कर रहे हैं इस एनआरओ के चक्कर में दौर गुजर जाए और आने वाले एनआरओ के चक्कर में पड़े रहें, कि क्या मुमकिन है? देखिए वो एक कह रहे हैं कि एक दर्जे में सब लोग एक ही फहरिस्त में। आइन जो कहता है जो कि सॉवरेनिटी ओवर द यूनिवर्स वेस्ट्स इन गॉड,